हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों का फिर से स्वागत है द कॉम्पिटिटिव एज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज इतिहास में प्राचीन भारत खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, जो आगामी 71वीं बीपीएससी व अन्य राज्य सेवाओं के परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। सिंधु घाटी, दोस्तों पहला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? इसका जवाब होगा दोस्तों, क्वेश्चन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी सिंधु थी। चलिए दोस्तों, अगले सवाल में, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत जाना पहचाना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति कहाँ से मिली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था? ऑप्शन ए शिकार, बी व्यापार, सी कृषि, डी मछली पकड़ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय दोस्तों कृषि था, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था दोस्तों वो लोथल में था। सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था दोस्तों वह लोथल में था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लोथल में। दोस्तों लोथल में आप लोगों को पता होगा 3 युग्मीय शव का भी प्रमाण लोथल से ही मिला था और फारस की मुहरें भी लोथल से ही प्राप्त हुई थी दोस्तों। इस कारण यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ आप लोग पढ़े होंगे, बृहत स्नानागार। तो दोस्तों ये कहाँ पर मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार या ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से मिला था, लेकिन इसकी स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। किस उद्देश्य से यह स्थापित था, इसका मतभेद है इतिहासकारों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 7 नंबर, सिंधु सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी सोना, डी लोहा। आपको बताना है जिससे परिचित नहीं थी। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता में था तांबा, कांसा और सोना, इन चीज़ों से तो परिचित थी, लेकिन ऑप्शन डी जो है लोहा, इससे परिचित नहीं थी। सही जवाब ऑप्शन डी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बैलगाड़ी की मुहर किस स्थल से मिली है? बैलगाड़ी की मुहर किस स्थल से मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। बैलगाड़ी की जो मुहर है वो हड़प्पा से मिली थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पावासी किस देवी की पूजा करते थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पावासी किस देवी की पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मातृ देवी। हड़प्पा काल में मातृ देवी की पूजा किया जाता था। हड़प्पा काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। धार्मिक स्थिति यह थी दोस्तों हड़प्पा काल में कि पूजा 3 रूप में होती थी। पहला जो था वृक्ष में पीपल की पूजा होती थी।
दूसरा जो पूजा होता था पशु, तो पशु में कुबड़ वाला बैल की पूजा होती थी। और तीसरी जो पूजा का प्रकार था मानव, तो मानव में मातृदेवी और आद्य शिव, इसकी पूजा की जाती थी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए इसका कि सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पा काल की जो लिपि थी वह चित्रात्मक प्रकार की थी। चित्रात्मक होती थी जिसमें 250 से 400 के बीच अक्षर थे। 250 से 400 के बीच अक्षर होते थे चित्रात्मक लिपि में। और दोस्तों अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, महत्वपूर्ण है काफ़ी, याद रखिएगा इसको। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। वैदिक काल में ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? इसका सही जवाब देना। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख इंद्र देवता का हुआ है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। चलिए, सभा व समिति किस काल में कार्यरत थी? सभा और समिति किस काल में कार्यरत थी? ऑप्शन इसका है ए उत्तर वैदिक, बी ऋग वैदिक, सी गुप्त और डी मौर्य। बताइए दोस्तों सही जवाब इसका। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। सभा व समिति किस काल में कार्यरत थी? तो दोस्तों इसका जब सही जवाब ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति एक संगठन था। दोस्तों सभा और समिति जो है दोस्तों इसका काम था कि राजा की शक्ति पर अंकुश लगाता था। यह संगठन था, दो संगठन था। सभा जो है वह कुलीन लोगों का एक संगठन था। सभा कुलीन लोग ही उसमें जाते थे और समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। दोस्तों याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वैदिक काल में राजसूय किस प्रकार का यज्ञ था? चलिए इसका जवाब दीजिए। राजसूय किस प्रकार का यज्ञ था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजसत्ता प्रतिष्ठा। वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ था वो राजसत्ता प्रतिष्ठा का यज्ञ था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उपनिषद किस विषय से संबंधित है? उपनिषद क्वेश्चन नंबर 14। उपनिषद किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान व दर्शन। ऑप्शन बी, ज्ञान व दर्शन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ये बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप लोग देंगे। गायत्री मंत्र किस वेद में है? चलते हैं अगले सवाल की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? इसका भी जवाब आप ही लोग देंगे दोस्त। वेदों की कितनी संख्या है कमेंट में ज़रूर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पुस्तकों का पुस्तक किसे कहा जाता है? पुस्तकों का पुस्तक क्वेश्चन नंबर 17। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेद। पुस्तकों का पुस्तक वेद को कहा जाता था। पुस्तकों का पुस्तक वेद को कहा गया है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रचलित धातु कौन सी थी? चलिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रचलित धातु कौन सी थी? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रचलित धातु जो थी वह थी लोहा, याद रखिएगा, लोहा। चलते हैं अगले सवाल में। वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी? क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वैदिक काल में जो मुख्य फसल थी, प्रमुख फसल, वो जौ थी, याद रखिएगा, जौ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी दोस्तों बीपीएससी में बार बार पूछा जा चुका सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महावीर का जो जन्म हुआ था वह वैशाली में हुआ था, ऑप्शन ए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली के कुंड ग्राम में 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में वैशाली के कुंड ग्राम में। अगर जगह पूछेगा तो वह कुंड ग्राम। अगर दोस्तों महावीर की मृत्यु की बात की जाए तो वह 468 बीसी में हुई थी, 468 बीसी। जगह याद रखिएगा दोस्त, पावापुरी राजगिरी में हुई थी। महावीर की जो मृत्यु हुई थी 468 बीसी में राजगिरी के पावापुरी नामक स्थान में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है बताइए। चलिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, कपिलवस्तु। आधुनिक काल में इसकी पहचान तिलोरा कट के रूप में की जाती है। तिलोरा कट है एक जगह, आधुनिक काल में उसी जगह को याद किया जाता है। इसका जो जन्म हुआ था जो दोस्तों गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, वह था 563 बीसी। याद रखिएगा 563 बीसी। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी वह था 483 बीसी। याद रखिएगा 483 बीसी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है, ऑप्शन सी। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ, जगह का नाम सारनाथ। जी हाँ, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को दोस्तों धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। सारनाथ में इन्होंने जो 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था उस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैन धर्म का प्रतीक वाक्य है। जैन धर्म का प्रतीक वाक्य है। चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जैन धर्म का प्रतीक वाक्य अहिंसा परमो धर्म है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 25। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्तों महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म का एक शब्द है, उसका कहाँ हुआ था परिनिर्वाण, इस घटना को आपको बताना है। चलिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण, इससे पहले आप लोगों को निर्वाण समझना पड़ेगा कि निर्वाण का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है इच्छा और कामना का मर जाना, जो कि जीवित रहते संभव है। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब आप समझ गए होंगे कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जब शरीर का नाश होता है तो उसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण का अवधारणा यही दोस्तों। तो इसका सही जवाब आप लोगों को देना होगा कि कहाँ पर हुआ था बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण जो है दोस्तों वह कुशीनगर में हुआ था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल बहुत आसान है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। 24वें तीर्थंकर कौन थे? चलते हैं अगले सवाल की ओर। बुद्ध को गौतम क्यों कहा गया? गौतम कहने के पीछे क्या उद्देश्य था बुद्ध को? इसका सही जवाब चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
विकल्पों के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गोत्र। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैन धर्म का प्रसार किस भाषा में हुआ है? जैन धर्म का प्रसार किस भाषा में हुआ है? चलिए बताइए। चलिए, इसका सही जवाब होगा कि जैन धर्म का प्रसार किस भाषा में हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में हुआ था। याद रखिएगा, जैन धर्म का प्रसार प्राकृत भाषा में हुआ था। अगला सवाल भी इसी तरह है कि बौद्ध धर्म का प्रसार किस भाषा में हुआ था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पाली भाषा में हुआ था। बौद्ध धर्म का पाली और जैन धर्म का प्राकृत। बौद्ध धर्म का प्रसार याद रखिएगा पाली भाषा में हुआ था। अगला सवाल कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। बहुत आसान सा सवाल है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष से कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, वही वृक्ष जिसे 7वीं शताब्दी में गौड़ वंश का राजा शशांक कटवा दिया था। जी हाँ, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मौर्य साम्राज्य। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। अगला सवाल, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। अगला सवाल, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन अर्थशास्त्र किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, ऑप्शन बी। दोस्तों कौटिल्य को जिसे चाणक्य भी कहते हैं हम लोग, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो था दोस्तों वो राजनीति था। अर्थशास्त्र राजनीति के संदर्भ में लिखा गया था। दोस्तों अर्थशास्त्र में 15 भाग और 180 प्रकरण थे। याद रखिएगा, 15 भाग 180 प्रकरण थे और इसके जो लेखक थे वो कौटिल्य थे, जिसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। दोस्तों ये बताना है आपको कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? क्वेश्चन नंबर 34। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कलिंग की जो लड़ाई हुई थी वह 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कलिंग की लड़ाई अशोक ने 261 ईसा पूर्व में की थी। चलिए चलते हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? प्रियदर्शी, कौन से शासक ने प्रियदर्शी की उपाधि ली थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। प्रियदर्शी जो उपाधि थी वह अशोक की थी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? तो यह अशोक की उपाधि थी। चलिए दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक ये तीनों लिपि में मिले हैं। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अशोक के ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक में मिली है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि अशोक के शिलालेख कुल 4 लिपियों में मिली है, जिसमें से आपका है ब्राह्मी, खरोष्टी,
ग्रीक, और चौथा जो है दोस्तों यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, आरामाइक, यानी कि अशोक का अभिलेख कुल 4 लिपियों में मिले थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक। आरामाइक याद रखिएगा, आरामाइक लिखने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, आरामाइक, आरामाइक याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था जानते होंगे आप लोग, चलिए इसका जवाब दीजिए। मेगास्थनीज कौन था? चलिए, तो मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा कि मेगास्थनीज, ऑप्शन ए, मेगास्थनीज कौन था? यह एक ग्रीक यात्री था, ग्रीक से आया हुआ था, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। आपको उस शासक का नाम बताना है कि किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज दोस्तों याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चलिए अगला सवाल, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? बहुत प्यारा सा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिका। दोस्तों मेगास्थनीज ने आके इंडिका की रचना की थी। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, याद रखिएगा। इंडिका किसकी रचना है? तो वह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रीक से आया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन ए, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा वह था बृहद्रथ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ ऑप्शन के अनुसार कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन में दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का स्थापना जो किया था वो था श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे और स्थापना जो किया था गुप्त वंश का वो श्रीगुप्त था। चलिए अगले सवाल की ओर। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता था। दोस्तों समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना करने का मकसद ये था कि समुद्रगुप्त ने नेपोलियन की तरह कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इनको जो नेपोलियन का उपाधि दी थी वह इतिहासकार का नाम था B.A. स्मिथ। याद रखिएगा B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ। समुद्रगुप्त को नेपोलियन का उपाधि B.A. स्मिथ ने दिया था। चलिए अगला सवाल, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, दिनार। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, आल्हा उदल किस काल से संबंधित थे? आल्हा उदल दोस्तों चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आल्हा उदल चंदेल वंश के काल से संबंधित थे, चंदेल काल से थे आल्हा उदल। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन कवि कालिदास किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन कवि कालिदास किसके दरबार में थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसका एक अन्य नाम विक्रमादित्य भी है, तो उसके काल में कालिदास रहते थे। चलिए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों बता दूं कि 9 विद्वान रहते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। इतिहास में एक और शासक है जिसके दरबार में नवरत्न थे, उसको कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उसमें शामिल थे कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, बराहमिहिर, शंकु, बितालभट्ट, घटकपर, बररुचि और छपनक। ये 9 चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करते थे नवरत्न के रूप में। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला सवाल, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। ऑप्शन बी कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, हर्षचरित किसकी रचना है? तो दोस्तों, हर्षचरित किसकी रचना है? बहुत आसान सवाल है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा था। चलिए, फाहियान भारत कब आया? क्वेश्चन नंबर 48, फाहियान भारत कब आया था बताना है आप लोगों को। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फाहियान भारत में कब आया? क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था चीन से। अगला सवाल, ह्वेनसांग भारत कब आया? ह्वेनसांग दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ह्वेनसांग भारत आया था ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में आया था, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपके एग्ज़ाम में यह महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी तैयारी को जारी रखें।